हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साहिब डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। सेकेंड ईयर में अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी ब्रांच ऑप्ट करना चाहते हैं या फिर कर चुके हैं, दोनों ही केसेस में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सेकेंड ईयर में क्लिनिकल साइकोलॉजी का सिलेबस क्या है, किस तरह से चीजें होती हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप प्रोजेक्ट ये सब चीजें भी आ जाती हैं। तो कब आपको कौन सा पार्ट बिगिन करना है, किस टाइम पर थ्योरी को कवर करना है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम करेंगे। बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी के पूरे सिलेबस को हम आज के वीडियो में ओवरव्यू करेंगे, जो कि आप में से बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, क्योंकि फर्स्ट वीक के लिए मैंने कुछ इसी तरीके का एक वीडियो बनाया था जिसमें सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। अब हम आज क्लिनिकल साइकोलॉजी की इस वीडियो में सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये कुछ कोड्स लिखे दिख रहे हैं आपको जो हाईलाइटेड है, मैं थोड़ा और मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पे आप देखिए MPC 011, MPC 012 और MPC 013, ये तीन कोड्स आपके थ्योरी के हैं। तो मतलब आपको थ्योरी के सिर्फ 3 ही पेपर आपको सेकेंड ईयर में देने हैं। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में टोटल 6 पेपर देकर आए थे 1 से 6 तक के, उसी तरीके से यहाँ पे आपको सिर्फ 3 ही पेपर हैं जिनको थ्योरेटिकली अटेम्प्ट करके आना है, जो 50 मार्क्स ईच के होते हैं। इसके बाद आता है आपका MPC 14, जो कि आपका एक प्रैक्टिकल है। जिस तरह से MPCL आपने किया था फर्स्ट ईयर में, उसी तरीके से सेकेंड ईयर में MPC 014 है। डिटेल में सबके बारे में बात करेंगे। इसके बाद MPC 15 जो कोड है वो इंटर्नशिप का है, और 16 जो है वो आपका प्रोजेक्ट का है। और इसके साथ ही यहाँ पे MPC 46 भी है, जो अभी रिसेंटली 2022 से जुड़ा है, और ऑप्शनल में होता है प्रोजेक्ट या फिर अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी के, दोनों में से कुछ भी आप चूज कर सकते हैं। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं थ्योरी के फर्स्ट पेपर से। क्योंकि ये क्लिनिकल साइकोलॉजी है तो यहाँ पे आप जो कुछ भी चीजें पढ़ते हैं वो ज्यादा एसोसिएटेड होती है मेंटल डिसऑर्डर्स से। सबसे पहले साइकोपैथोलॉजी, वैसे भी साइकोपैथोलॉजी जो टर्म है अगर आपने कभी सुनी है तो अच्छी बातें, नहीं सुनी है तो यहाँ पे साइकोपैथोलॉजी में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, उनको कैसे डायग्नोस किया जाता है, पूरा प्रोसेस हम अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन टू बी वेरी स्पेसिफिक, MPC 011 जो कोड है आपका, इसमें आप इसके सिलेबस में इन सब चीजों को ओवरऑल पढ़ेंगे। ये एक जनरल व्यू है, मतलब बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पे हमने बताया है। सिलेबस तो काफी वास्ट है इसका, जिसमें आप मेंटल डिसऑर्डर के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे ICD-10 और DSM-5 का यूज किया जाता है। एटियोलॉजी और सिम्टम्स पढ़ते हैं, डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स क्या होते हैं। जब तक आप जानेंगे नहीं कि प्रॉब्लम्स कैसे आइडेंटिफाई करनी है, तब तक आप उसके सोल्यूशन की तरफ तो कभी पहुंच ही नहीं सकते। तो पहला स्टेप होता है मेंटल डिसऑर्डर्स में आइडेंटिफिकेशन का, और इस साइकोपैथोलॉजी को आप आइडेंटिफिकेशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। बेसिकली आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हेलुसिनेशंस क्या होते हैं, डिल्यूजन्स क्या होते हैं, क्या क्या डेवलपमेंटल फैक्टर्स होते हैं, सारी चीजें आपको फर्स्ट पेपर में पढ़नी होती है। दिस इज मोर अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। आ जाते हैं सेकंड पेपर पर, विच इज साइको डायग्नोस्टिक। डायग्नोस का मतलब क्या होता है, किसी चीज के को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके प्रोसेस की तरफ बढ़ना कि हम उसमें करेंगे क्या, मेथड्स की बेसिकली हम बात करें। तो जब डायग्नोस्टिक वाले पार्ट पर हम आते हैं तो हम सीखते हैं कि कौन कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट में जरूरी हैं, कौन कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, इनके बारे में भी आपको यही पता चलता है। कैसे टेस्ट को बनाना है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, फिर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है। ये अगेन ये बहुत क्विक मैंने ओवरव्यू यहाँ पे दिया है, ये बताने के लिए कि यहाँ पे हम डायग्नोस वाली चीजों को करेंगे। जैसे वहां पे हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे, यहाँ पे डायग्नोस करने के लिए हम प्रोसेस क्या यूज करेंगे, उसको हम यहाँ पे सेकंड पेपर में पढ़ते हैं। थर्ड पेपर की बात करें तो अब आ जाती है थेराप्यूटिक मेथड्स, साइकोथेराप्यूटिक मेथड्स। बेसिकली थेराप्यूटिक का मतलब होता है वो चीजें जो थेरेपी की तरह वर्क करती हैं। तो अब आप कौन से थेरेपीज को यूज करेंगे, जिनके बारे में यहाँ पे दिया भी है, साइको एनालिसिस, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, टू नेम अ फ्यू। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको आप डिटेल में डीपर में सिलेबस में पढ़ेंगे, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आएंगी। तो अब एक्चुअल में जिस प्रोसेस को आपको यूज करना है उसके बारे में और उसको यूज करने के बारे में, दोनों चीजों को आप अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे साइकोथेराप्यूटिक मेथड्स के अंदर। ये तो आ गए आपके 3 पेपर। प्रैक्टिकल में आपको सब कुछ ब्लैंक दिख रहा है। एक्चुअली मैं बताऊंगी आपको कि प्रैक्टिकल में हमें करना क्या है, तो मैंने बोर्ड अपने लिए एकदम क्लीन रखा हुआ है। सबसे पहले तो आपका जो प्रैक्टिकल होता है, जब भी आपने एडमिशन लिया है, अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है, 2 साइकिल्स होती हैं आपको पता ही है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जनवरी और जुलाई। या तो आपने साल के जनवरी में किसी ईयर में लिया होगा एडमिशन, या जुलाई में लिया होगा, 2 में से एक में आपने एडमिशन लिया होगा। अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है, आपका जो एडमिशन है वो जनवरी का है, तो आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम दिसंबर में होगा। ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि थ्योरी के एग्जाम भी दिसंबर में ही होंगे। तो दिसंबर वाले टाइम पर आपको, अगेन आप फर्स्ट ईयर में करके आए तो यहाँ इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आपको यहाँ भी मालूम है कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो अगले साल जून में होगा, मतलब 1 साल बाद आप अपीयर हो सकते हैं। अगेन आपके प्रैक्टिकल में टोटल 8 एक्सपेरिमेंट्स आर देयर। यहाँ पे आपके सिलेबस में 8 एक्सपेरिमेंट्स हैं। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं वो 8 एक्सपेरिमेंट्स कौन से हैं, तो आपको पता है
कि जो हैंडबुक होती है उसमें सारे एक्सपेरिमेंट्स के नाम दिए होते हैं। ये सभी एक्सपेरिमेंट जो है वो आपके स्टडी सेंटर पे कंडक्ट कराए जाएंगे और इसकी फाइल आपको रेडी करनी होगी। अब क्योंकि इस केस में आपको काफी हद तक एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल देकर आए हैं, तो यहाँ पे ज्यादा हमें भी हेडेक नहीं लेना है। आपको ऑलरेडी पता है कि प्रैक्टिकल में चीजें कैसे होती हैं और क्या होती हैं। नई बात जो है वो प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप के बारे में है, उसको हम जरूर अंडरस्टैंड करेंगे। तो प्रैक्टिकल फाइल कब बनानी है, हम श्योर आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल आपको एग्जामिनेशन से पहले रेडी करके रखनी होती है। प्रैक्टिकल क्लासेस आपके स्टडी सेंटर पर होते हैं। अगेन ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि फर्स्ट ईयर में बच्चे को नहीं पता होती। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एक साथ प्रैक्टिकल देने वाले हैं, तो शायद उनको लगेगा कि हमें तो कुछ बातें अभी नहीं भी पता है। तो आपके प्रैक्टिकल क्लासेस स्टडी सेंटर पर होंगे। किसी किसी का स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर सेम ही होता है, तो इस केस में रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर पे हो जाते हैं और इसका एग्जामिनेशन आप थ्योरी पेपर के बाद देंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आइए आगे चलते हैं। अगेन 8 में से आपको 5 एक्सपेरिमेंट्स लिखने होते हैं, एक्चुअली तो यहाँ लिखना चाहिए 5 एक्सपेरिमेंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है ना, और बाकी के आप स्टडी सेंटर से आप कनेक्ट करेंगे। मेन चीज आती है इंटर्नशिप की, और इसमें बहुत ध्यान से समझेंगे कि कब आपको इंटर्नशिप शुरू करनी है, क्योंकि जब आप जुलाई या फिर जनवरी में एडमिशन लेते हैं, यहाँ पे जरूर हमें लिखने की जरूरत है एक बार कि अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है या फिर आपने जुलाई में एडमिशन लिया है, तो कब आपको इंटर्नशिप बिगिन करनी है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इंटर्नशिप के लिए आपको 5 और 6 पेपर का क्लियर होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, और इससे कोई लेना देना भी नहीं है। ये आप ही के द्वारा फैलाई गई एक बहुत ही बेहतरीन र्यूमर है, जिसको बच्चे बार बार क्वेरी की तरह से पूछते हैं कि मैम मेरा 5-6 पेपर नहीं अटेम्प्ट हुआ है या क्लियर नहीं हुआ है, क्या मैं इंटर्नशिप कर सकता हूँ। कोई टेंशन नहीं है, अगर पेपर नहीं दिया है आपने तो भी आप कर सकते हैं, क्लियर नहीं हुआ है तो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंटर्नशिप के केस में ये कोई रूल ही नहीं है जो आप लोगों ने अपने आप से बना के स्प्रेड किया हुआ है। तो पहली बात तो इस कंफ्यूजन से आप क्लियर हो गए कि आपको इंटर्नशिप के लिए 5th और 6th पेपर का कोई रिलेशनशिप यहाँ पे लेके नहीं चलना है। दूसरी बात, शुरू कब करेंगे हम, जब हम जनवरी में सेकेंड ईयर में री एडमिशन लेते हैं, री रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मतलब हम सेकेंड ईयर में आ जाते हैं एक तरीके से। तो अब आप ये सोचिए कि इंटर्नशिप एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, तो क्या आप सिलेबस को पढ़े बिना शुरू कर देंगे। आप शुरू के 3 महीने यानी कि जनवरी से लेकर आपका फरवरी मार्च अप्रैल भी लगा सकते हैं आप इसमें, इस टाइम को थ्योरी की स्टडीज करने में लगा दीजिए, थ्योरी में पढ़ाई अपनी करनी शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप जहां भी इंटर्नशिप करने जाएंगे, आप हो सकता है आप ऑनलाइन करें फॉर सम रीजंस, एक्चुअली ऑनलाइन तो अभी अलाउड है नहीं, बट कुछ बच्चे क्या करते हैं ऑनलाइन उसको कंडक्ट कर लेते हैं और सर्टिफिकेट ले लेते हैं, मिल जाता है उन्हें। तो ये चीजें भी होती हैं, नोटिस में आई है मेरे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप किसी भी तरीके से इंटर्नशिप करेंगे तो आपको वहां पर ऐसा तो नहीं दिखना है ना कि आपको कुछ आता ही नहीं, आप जानते ही नहीं है। इसीलिए शुरू के 4 महीने अपनी पढ़ाई को दीजिए, स्टडीज करिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है फिर भी यूट्यूब पे देखिए, हमारे चैनल पर ही सारी क्लासेस अवेलेबल है, और अभी मैं सारा डिटेल सिलेबस पोस्ट भी करने जा रही हूँ और इजी नोट्स का भी कंटेंट रहेगा। तो जिस टाइम पे भी आप वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है तब तक सब कुछ ऑलरेडी पोस्टेड हो, तो आप जरूर सर्च करिएगा प्लेलिस्ट में। तो उस केस में आपको क्या करना है, 4 मंथ्स अपनी स्टडी पे देने। अब इसके बाद आपका आ जाता है अप्रैल मई जून। इस फेज में किसी भी टाइम पर आप अपनी इंटर्नशिप शुरू कर दीजिए। अप्रैल में नहीं कर पाते हैं, मई में कर दीजिए, मई में नहीं कर पा रहे जून में कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको 240 आवर्स की इंटर्नशिप दिखानी होती है। ऑलराइट, 240 आवर्स की। कुछ बच्चे एक्चुअली में करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट हैं वो जाते हैं किसी क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए, एनजीओज में जाते हैं, या फिर ऐसे मेंटल हॉस्पिटल्स में जाते हैं, या फिर ऐसे किसी भी सेटअप में जाते हैं जहाँ के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजी की इंटर्नशिप अलाउड है। कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं, वैसे तो 2-4 ही जगह हैं, जैसे कि आप किसी भी कोई नशा मुक्ति केंद्र जो होते हैं, जहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, एनजीओज होते हैं, या फिर क्लिनिकल कोई हॉस्पिटल है, वहां कर सकते हैं, जहां पर आपके ऊपर कोई एक साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हो। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जो इंटर्नशिप है वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि काउंसलिंग में ऑप्शंस बहुत होते हैं और आईओ में भी बहुत होते हैं, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी में बच्चों को चाहिए होता है कि उनको अंडर एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट के अंडर में ही सुपरविजन करने को मिल जाए, मतलब सुपरवाइज वो हो जाए, आई एम सो सॉरी, जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से कर पाए। वरना फिर तो एक सर्टिफिकेट लेना है तो कोई भी कहीं से भी ले सकता है, अरेंज करने वाली बात है, मगर फिर इंटर्नशिप कहाँ हुई वो प्रॉपर तरीके से। तो ये अगर आप इसको प्रॉपर करना चाहते हैं तो इसमें से किसी भी मंथ में आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर दीजिए, और जब आप स्टार्ट करेंगे तो 240 आवर्स के हिसाब से लगभग 3 महीने आपके उस इंटर्नशिप को अटेंड करने में लगेंगे। उसी ड्यूरेशन में आप केस स्टडीज भी चाहे तो साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर सकते हैं, नहीं भी अगर आप कर पाते हैं तो 2-3 महीने के बाद आप कर सकते हैं। इंटर्नशिप की जो आपकी फाइल होती है उसकी सबमिशन की डेट हर साल कभी बदलती नहीं है। जनवरी वालों के लिए 30 नवंबर होती है, और इधर होती है 31 में सबमिशन की जो डेट है 31 में। तो ये बहुत लंबा टाइम है।
अगर आपने इधर अप्रैल मई जून में करी है तो आप सोचिए नवंबर तक आपके पास बहुत टाइम है, आराम से आप उसके केस स्टडीज को बनाएंगे। केस स्टडीज टाइप्ड बनती हैं, केस स्टडीज को आपको ऐसे हैंड रिटन नहीं सबमिट करना होता है, प्रॉपर फाइल बनती है। उसके बारे में इंटर्नशिप पर मैंने और डिटेल्ड वीडियो बनाया, वो देखिएगा। तो इस तरीके से आप अपनी इंटर्नशिप इस फेज में स्टार्ट करके नवंबर तक अपनी फाइल सबमिट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म भरना जरूरी है क्योंकि इसका भी वाइवा होता है। इंटर्नशिप का एग्जाम इसका वाइवा ही होता है 100 मार्क्स का, मतलब 100 स्प्लिट होता है 3 पार्ट में, वो जब आप समझ जाएंगे प्रोसेस में मैंने बताया हुआ है। तो इस तरीके से आपको इसका एग्जामिनेशन फॉर्म भरना जरूरी होता है। आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आजकल तो सारे बच्चे जो हैं वो इधर अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी की तरफ दौड़ रहे हैं, और बिल्कुल दौड़ना चाहिए क्योंकि प्रोजेक्ट इज वेरी वेरी हेक्टिक एंड लेंदी। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, वो बिगिनिंग में प्रोजेक्ट चूज तो कर लेते हैं लेकिन बाद में इसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो जो लोग रिसर्च को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, जो रिसर्च में ही इंटरेस्टेड है, ऐसे स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट इंटर्नशिप के साथ साथ शुरू कर देना चाहिए। यानी कि आपको कब शुरू कर देना है, क्योंकि दो चीजें साथ चलेंगी तो वैसे भी वो टाइम लेंगी। तो प्रोजेक्ट के लिए भी सिमिलर है, शुरू के 3-4 मंथ्स आपको कुछ नहीं करना है, पढ़ाई करनी है, थ्योरी पढ़नी है, और इधर आपको आके अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून से, और इसको बहुत डिले नहीं करना है। कोशिश कीजिए मई तक आप अपना प्रोजेक्ट बिगिन कर दें, क्योंकि इंटर्नशिप तो फिर भी जल्दी हो जाती है पर प्रोजेक्ट काफी ज्यादा टाइम लेता है। और यहाँ पे जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपका कहीं जाके अक्टूबर नवंबर तक काम पूरा हो पाएगा। प्रोजेक्ट का प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है। अब बात कर लेते हैं अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी की। ये एक थ्योरी का पेपर है, इसमें कुछ नहीं करना है। थ्योरी का पेपर है जहां ये एक और पूरा एक तरीके से प्रैक्टिकल टाइप ऑफ वर्क है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। ये एक थ्योरी पेपर होता है जो कि आपको 3 आवर्स में एग्जाम में करना होता है। 3 आवर्स इसका टाइम लिमिट होता है, 100 मार्क्स का इसका पेपर आता है। ओके, इसकी अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी का सिलेबस बहुत इजी है। इसका आपको असाइनमेंट भी बनाना होता है। जिस तरीके से आपने बाकी के फर्स्ट 3 पेपर्स के असाइनमेंट बनाए हैं, वो तो आपने फर्स्ट में भी बनाया, तो इसलिए मुझे वहां बताने की जरूरत नहीं थी, मैंने वो शायद मिस किया। वैसे असाइनमेंट्स भी तो सबमिट करने होते हैं ना आपको सितंबर में, बट आई थिंक वो आपको अंडरस्टूड है, फर्स्ट में करके आए, तो उतनी बड़ी बात नहीं है जो हमने मिस किया है। लेकिन इसका भी आपको असाइनमेंट सिमिलरली करना होता है, असाइनमेंट आपको सबमिट करना होता है। तो ये काम एक तरफ बहुत ज्यादा हल्का है। जिनके पास, जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, जो प्रमोशन के लिए पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट में, या फिर इंटरेस्ट के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो उन्हें इतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, वो अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी पे स्विच कर सकते हैं। अगर आपने प्रोजेक्ट लिया हुआ है और आप अब चेंज करना चाहते हैं तो उसका भी प्रोसेस है। आप रीजनल सेंटर पे एप्लीकेशन देके एक डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करके, अभी एज ऑफ नाउ, आज की डेट में उसका अमाउंट जो है वो 1200 रुपीज है, बट वो चेंज भी हो सकता है टाइम के साथ आगे। उसको आप सबमिट करके अपना सब्जेक्ट चेंज करा सकते हैं, और या फिर ऑनलाइन भी अपने जो आपका स्टूडेंट पोर्टल होता है उसमें से जाके कर सकते हैं, वहां से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। विद इन 48 आवर्स और 24 आवर्स भी जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाता है, कोई बड़ा इशू नहीं है ये सब्जेक्ट को चेंज करना। तो मेरे ख्याल से हमने सारी ही बातें कर ली हैं, आपने समझ लिया है कि फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या करना है, कैसा है क्लिनिकल साइकोलॉजी का सिलेबस। मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो, क्योंकि इसमें हमने पूरा अच्छे तरीके से ओवरव्यू किया है कि किस तरीके से क्लिनिकल साइकोलॉजी को आपको पूरे फर्स्ट ईयर में कंप्लीट करना है। तो अपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और बताइएगा कि क्या आपकी और क्वेरी है जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के रिगार्डिंग है। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सभी कमेंट्स का आंसर करने की। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।